हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अपने पिछले वीडियो तक हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से जाकर के आप चैप्टर 6 के सारे वीडियोज को चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो से हम अपना नया चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या है ब्रेन, प्लांट्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रिफेरियल नर्वस सिस्टम, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कैसे उनके बीच कम्युनिकेशन होता है, कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, जितना आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर है, जितना आपका एनटीएससी सिलेबस के अंदर है, कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, अगर आपको थोड़ी एनर्जी कम लगे तो उसे जज मत करना प्लीज, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फुल एनर्जी के साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है दे पाऊं। आज के वीडियो के अंदर बेसिकली हम कंप्लीट न्यूरॉन को डिस्कशन करेंगे कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है वो क्या है। ये फर्स्ट वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पार्ट फर्स्ट। जितने भी वीडियोज आएंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिला करेगा पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, और पीछे भी अगर आप हमारे सारे वीडियोज को देखेंगे तो उनके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है पार्ट्स के अंदर तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। पर उससे भी पहले देखिए कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन दोनों वर्ड्स का मीन क्या होता है। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, जैसा कि आपको पता है। तो किसी चीज पे अगर आपको कंट्रोल करना है, बेसिकली अगर मेरे सामने कोई एक आदमी जा रहा है, पास हो रहा है वहां से, तो मुझे उसको उसके ऊपर कंट्रोल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे मुझे बुलाना पड़ेगा, उसे मुझे बोलना पड़ेगा कि भैया रुको, कि जाओ, कि मतलब किसी भी वे में अगर मैं उसके पे कुछ कंट्रोल करना चाहता हूं तो मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मुझे उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये कैसे होगा, तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का हिंदी मीन्स होता है समन्वय। समन्वय का मतलब आप कह सकते हैं आदान प्रदान, किसका, सिग्नल्स का, थॉट्स का, विचारों का। ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन ही है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर होता है। तो ये कम्युनिकेशन है, समन्वय कह सकते हैं जिसको आप। अब देखिए कंट्रोल है वो नियंत्रण हो गया। अब अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपको किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, तभी आप सीधे खड़े हुए हैं। अगर अदरवाइज अगर ये आपका जो ब्रेन है ना, इसको अगर हटा दिया जाए ना यहाँ से, तो आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। आप चल पाते हैं, कैसे चल पाते हैं, कौन आपको ऑर्डर करता है। और आपके सामने जैसे कोई कार आ गई जो आपसे टकराने वाली है, तो कौन आपको बताता है कि आपके सामने कार है। अच्छा, उसके बाद आप तुरंत हट जाते हैं कार के सामने से। कौन आपको बताता है कि कार के सामने से आपको हटना है। आखिर कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन चल रहा होगा ना। भैया आपको किसी ने बताया नहीं आकर के कि सामने कार है, आपको किसी ने कहा नहीं कि हट जाइए, फिर भी आप हट गए। या फिर आपकी हार्ट बीट्स हैं वो लगातार देखिए रेगुलर चलती रहती है। क्या कभी आप सोच करके हार्ट बीट लेते हैं कि भाई 1 हार्ट बीट 2 हार्ट बीट, ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये जितनी सारी एक्टिविटीज आपकी बॉडी की हैं ये कंटिन्यू चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती है। पर कैसे, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो कोई तो होगा ना। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के बीच होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है वो 2 टाइप से हो सकता है। पहला होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड कहाँ होती है? बैकबोन के अंदर सेफ होती है स्पाइनल कोड। ठीक है, उसके बाद वहां से सारे जो न्यूरॉन्स है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, सारी जो नर्व्स आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं, ये सभी मिलकर के क्या बनाती हैं? एक नर्वस सिस्टम को तैयार करती हैं। दूसरा होता है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? जैसे यहाँ पे आपकी माइंड के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, जब हम ग्लैंड्स को पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारे हार्मोन्स जो ग्लैंड, जितनी ग्लैंड्स आपकी बॉडी में किसी भी हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब वहां पे उस ग्लैंड ने एक हार्मोन को सीक्रेट किया और वो हार्मोन जाकर के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ऑर्डर करता है। तो कम्युनिकेशन हुआ ना, कोऑर्डिनेशन हुआ ना। किसके थ्रू कोऑर्डिनेशन हुआ? हार्मोन के थ्रू हुआ। तो जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, जो ग्लैंड्स का कोऑर्डिनेशन होता है, इसको कहा जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। पर हम पहले तो बात करेंगे किसकी? यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन की। नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखिए आपका जो नर्वस सिस्टम है, तो 2 तरह से आपके नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जा सकता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा प्रिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल, अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, ये आपका क्या हो गया? ब्रेन हो गया। और यहां से इसके पास से स्पाइनल कोड है, और इसके पास से सारे ऑर्गन्स में, आपके हाथ में, पैर में, सारी बॉडी के अंदर क्या जाती रहती है? नर्व्स जाती रहती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ये जो एक ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कोड,
ये दोनों तो पार्ट हैं किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और उसके बाद ये देखिए जो साइड में नर्व्स जा रही है ना, ये देखिए नर्व्स जा रही हैं, तो इधर जा रही है, किसी हाथ में जा रही होगी, ये हाथ में जा रही होगी, ये पैर में जा रही होगी, यहाँ से किसी पैर में जा रही होगी, ये फिंगर्स के अंदर जा रही होंगी, पूरी बॉडी के अंदर ये ऐसे फैली होती हैं। तो ये जो फैली हुई है ना, इनको कहा जाता है परफेरियल। तो ये तो आपका हो गया सेंट्रल, सी मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन कौन, एक तो ब्रेन, एक तो यहाँ पे कौन है आपका ब्रेन, और दूसरा यहाँ पे कौन है, ये स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ये जो साइड में जितनी भी नर्व्स जा रही हैं, इन सभी को बोला जाता है परफेरियल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली जो आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया आपके पास परफेरियल नर्वस सिस्टम। लेकिन आखिर इस नर्वस सिस्टम के अंदर ऐसा क्या है कि ये जो नर्वस सिस्टम है वो सारी इंफॉर्मेशन को ले पा रहा है, वापस आपको ऑर्डर कर पा रहा है, आपको किसी भी काम को, जैसे कार से आप टकराने वाले हो, आपको हटा दे रहा है साइड में। आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, तुरंत हाथ हटा लेते हो, आपको आपके हाथ को ऑर्डर मिलता है कहीं से, तो आपके हाथ को ऑर्डर मिला होगा ना, किसने दिया, ब्रेन ने। तो ब्रेन को पता कैसे चला, तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास गई होगी, तभी तो ब्रेन को पता चला। अच्छा, हाथ को ऑर्डर मिला वहां से हटने के लिए, पैर को गर्म लगा, पैर को ऑर्डर मिला वहां से हटने के लिए, किसी ने तो ऑर्डर किया होगा ना, तो किसने किया, ब्रेन ने। पर ब्रेन तो ऑर्डर तब करेगा ना जब यहां से इंफॉर्मेशन कब किसी के पास गई होगी, ब्रेन के पास, और वहां से वो ऑर्डर करेगा कि इसको हटना है, भाई हट जा हाथ। ब्रेन ने क्या बोला, हट जा हाथ, वहां पे क्या है, गर्म है, तो हाथ तुरंत हट गया वहां से। तो ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ, ये जो आपके हाथ के बीच, ये मसल्स के बीच और आपके ब्रेन के बीच, ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर आखिर हुआ कैसे। तो ये एक लंबी प्रोसेस है कि ये पूरा इंफॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसफर हो पाती है। लेकिन एक छोटी छोटी यूनिट्स हैं इसके अंदर, जिनको कहा जाता है न्यूरॉन, या फिर आप नर्व सेल कह सकते हैं। अब नर्व सेल का नाम आपने 9th में भी सुना था कि लॉन्गेस्ट सेल होती है। कोई बोलेगा ना कि ह्यूमन बॉडी की या एनिमल्स के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सी होती है। आपको पता है एनिमल्स के अंदर भी ब्रेन होता है, जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमंस में ब्रेन होता है, प्लांट्स में ब्रेन नहीं होता। उनका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वहाँ पे जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा अलग तरह से डिफाइन होता है। उसको हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको बताऊंगा। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको आप नर्व सेल कह सकते हैं, न्यूरॉन कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इतने सारे न्यूरॉन्स, अच्छा न्यूरॉन की लेंथ कितनी होती है, कई जो न्यूरॉन होते हैं ना वो तो 1 mm से भी कम होते हैं, कई जो न्यूरॉन होते हैं वो तो 1 mm से भी कम होते हैं, और कई जो न्यूरॉन होते हैं ना वो आपके 1 मीटर से लेंथी भी हो सकते हैं। कुछ जो न्यूरॉन्स की जो साइज है वो इतनी बड़ी होती है कि वो 1 मीटर से लंबे भी होते हैं, इसीलिए तो इसको लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। भाई जो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल है, ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, एनटीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है, तो आप बताएंगे न्यूरॉन, नर्व सेल। पूरे यहाँ पे हाथ में न्यूरॉन, जहां जहां मसल्स हैं वहां वहां न्यूरॉन है। यहाँ पे हाथ में न्यूरॉन है, पैर में न्यूरॉन है, चेस्ट में न्यूरॉन है, आइज में न्यूरॉन है, ब्रेन में न्यूरॉन है, स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन है। जहां जहां पे मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वहां वहां पे न्यूरॉन है। बालों को काटते हैं तो पेन होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि बालों के अंदर न्यूरॉन नहीं है। नाखून को आगे से नाखून को काटते हैं तो पेन होता है क्या, क्योंकि ये मसल्स का पार्ट नहीं है। और न्यूरॉन कहाँ पे है, जहां जहां पे मसल्स हैं वहां वहां पे क्या है, न्यूरॉन है। और अगर जहां पे न्यूरॉन हो वहां पे अगर आपको कोई अटैक करेगा तो आपको जरूर हर्ट होगा, आपको पेन होगा, दर्द होगा आपको, ठीक है ना। बाल को काट देते हैं आपको कोई पेन नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहां पे मसल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन के पास जा ही नहीं पाती, ठीक है ना। अगर आपकी बॉडी के अगर आपके कोई हाथ को काट देगा ना तो आपको बहुत पेन होगा, लेकिन अगर इसके अंदर न्यूरॉन ही ना हो तो क्या होगा, अगर कोई आपके न्यूरॉन को इनएक्टिव कर देना किसी तरह से कि न्यूरॉन को एक्टिव ही ना रहे, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपके हाथ को काट देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किसने आपका हाथ काट दिया, क्योंकि आपको पेन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर जब तक होगी नहीं आपको पेन नहीं होगा। देखिए, तो न्यूरॉन है वो आपके, ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, न्यूरॉन है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं किसकी है, न्यूरॉन की है, ठीक है। न्यूरॉन कि आज केवल हम स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, जो इसका काम करने का वे क्या है, सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिग्नल कैसे जाता है इसके अंदर से, ये हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। तबीयत डाउन है फिर भी मैं आपको देखिए कितना मेहनत से समझाने लग रहा हूं, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जो न्यूरॉन है ना, अगर उसकी स्ट्रक्चर आपकी समझ आ गई ना तो ये समझ लीजिए आधा काम आपका हो गया। फिर सिग्नल ट्रांसफर, और आधा नहीं 70-80% आपका काम हो गया। उसके बाद सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होगा ये तो बहुत एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। तो देखिए स्ट्रक्चर से मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब जैसा कि मैंने बोला ये एक नर्व सेल है, और आपको याद होगा कि सेल के मेनली कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सेल का एक तो पार्ट क्या, सेल बॉडी, दूसरा उसका पार्ट अंदर साइटोप्लाज्म,
और उसके अंदर एक चीज और होती है, न्यूक्लियस। ये तीन ही तो पार्ट होते हैं किसी भी सेल के। भाई सेल के अंदर क्या होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्या भरा होता है, इसके बीच में साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ये भी क्या है, एक सेल है। तो इस पूरी सेल के अंदर भी जो फ्लूइड होगा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है। देखिए जिस भी सेल में आपको पता है ना, याद होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह की सेल होती है। तो ये यूकैरियोटिक टाइप की सेल है जिसमें बिल्कुल सही न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसमें न्यूक्लियस है और यहां पे क्या भरा होगा, इसमें साइटोप्लाज्म भरा होगा। और ये जो देख रहे हैं ये बाहर की तरफ, ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं आपके सामने। जो पहला पार्ट है वो तो क्या है, देखिए सेल बॉडी जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है ना, वो देखिए यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, एक्सोन। इसको एक्सोन कहा जाता है। और इसके आगे का पार्ट देखिए, ये जो एंड वाला पार्ट है, इसको डेंड्रोन कहा जाता है। इसको नर्व एंडिंग कह सकते हो या फिर इसको आप डेंड्रोन भी कह सकते हो। तो डेंड्रोन भी कह सकते हो, या तो नर्व एंडिंग कह सकते हो या फिर इसको डेंड्रोन कह सकते हो। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, सेल बॉडी, साइटोन भी कहा जाता है इसको। दूसरा पार्ट क्या है, देखिए यहां पे एक्सोन। और तीसरा पार्ट क्या है, देखिए यहां पे ये जो पार्ट है इसको मैं बोल रहा हूं क्या, नर्व एंडिंग या फिर डेंड्रोन। इस तरह से पूरे तीन पार्ट के अंदर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, किसकी, साइटोन की, सेल बॉडी की बात कर रहा हूं। देखिए सेल बॉडी के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए सींग जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होंगी, ऐसा लग रहा है जैसे सींग निकले हुए हो, ठीक है ना। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखिए यहां पे हमने लिखा हुआ है डेंड्राइट। क्या कहा जाता है इनको, डेंड्राइट कहा जाता है। इन डेंड्राइट का काम क्या है, ये रिसेप्टर से अटैच होते हैं। जब हम इसके अंदर से पढ़ेंगे कि सिग्नल कैसे ट्रांसमिशन होता है तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, पर अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये डेंड्राइट जाकर के आपकी मसल्स में रिसेप्टर होते हैं। आपने जैसे गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, आपको गर्म लगा, तो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट के पास सबसे पहले जाती है, ठीक है ना। ये इस इन्फॉर्मेशन को कैच कर लेते हैं सबसे पहले, तो डेंड्राइट हो गई। इसके बाद देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में किसी भी सेल में एक न्यूक्लियस होता है, मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये तो न्यूक्लियस हो गया। ये जो फ्लूइड है इसको क्या कहना चाहिए, आप ही बताइए। सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच, क्या कहना चाहिए उसको, साइटोप्लाज्म। तो यहां पे ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। लेकिन एक छोटी सी बात यहां पे आती है, देखिए यहां पे साइटोप्लाज्म है तो यहां पे भी साइटोप्लाज्म होगा और यहां पे भी, क्योंकि ये पूरी क्या है, एक सेल है भाई। ये पूरी यहां से केवल एक सेल थोड़ी है, ये पूरी की पूरी एक सेल है। तो हर जगह पे साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म को भी मैं यहां के साइटोप्लाज्म को अलग नाम दूंगा, यहां के साइटोप्लाज्म को अलग नाम दूंगा और यहां के साइटोप्लाज्म को अलग नाम दूंगा। समझ गए ना। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हम दे देते हैं। देखिए यहां पे न्यूक्लियस के चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म है, यहां पे लिक्विड है जो कि ग्रेनुलर शेप में होता है। यहां पे क्या होते हैं, इसके अंदर छोटे 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 ग्रेन्स होते हैं, ग्रेनुलर शेप में ये होता है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेन्स की फॉर्म में होता है। इसको ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म किसके चारों तरफ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को। अब ये देखिए ग्रेन, ये जो डॉट 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 जैसी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना, ये जो ग्रेन्स है, ये जो दाने हैं, ग्रेनुअल मतलब दानेदार। तो ये जो दानों जैसी स्ट्रक्चर है, इस दाने जैसी स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है निसल्स ग्रेनुअल। निसल्स ग्रेनुअल इसको कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म है इसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। लेकिन ये जो दाने हैं ना, ये जो दाने हैं छोटे छोटे दाने 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 जैसे आपको ग्रेन्स जैसे आपको दिख रहे हैं, इनको हम निसल्स ग्रेनुअल कहते हैं। निसल्स ग्रेनुअल इनका नाम है। अब ये सोच रहे होंगे आप कि निसल ग्रेनुअल का काम क्या है सर, क्यों होते हैं ये करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। भाई सेल है तो सेल डिवीजन भी होता होगा ना। सेल की इतनी बड़ी बॉडी है तो इसको प्रोटीन सिंथेसिस की क्या जरूरत पड़ती नहीं होगी, जरूर पड़ती होगी। तो ये जो ग्रेन्स है ना, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करते हैं। लिखेंगे नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करिए। जैसे ये पूरा मैं आपको साइटोन बताऊंगा, इस साइटोन के बारे में हम लिख लेंगे। फिर मैं आपको पूरा एक्सोन बताऊंगा, हम एक्सोन के बारे में लिख लेंगे। और नर्व एंडिंग तो लास्ट में छोटा सा पार्ट है, इतना ज्यादा आपके सिलेबस में उसके बारे में है नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, निसल्स ग्रेनुअल बोल रहे हैं। काम क्या है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस का काम इनका होता है, ठीक है ना। अब यहां पे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। सर 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ये कोई नहीं कहेगा कि हमने 9th में नहीं पढ़ा था।
आप हम ऐसा मान के चल रहे हैं भैया, आप जब आप 10th में पढ़ रहे हो ना तो जरूर आपने 9th पढ़ रखी है। तो ये देखिए क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ये सब होते हैं ना। तो ठीक वैसे ही इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो ठीक वैसे ही इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सेल को, भैया इसको सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना, इसको सिग्नल को पूरी बॉडी में देखिए, ब्रेन से यहाँ पे मसल्स तक, मसल से ब्रेन में, इसको पहुंचाना है, न्यूरॉन को तो पहुंचाना है, छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं। तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी कि नहीं, जरूर पड़ती होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, इसको एनर्जी यहाँ पे आराम से मिलती रहे, इसके लिए इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए साइटोन के अंदर कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, एक तो देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर जो ग्रेन्स है उसको बोला हमने निसल ग्रेनुल, इनको हमने कहा प्रोटीन सिंथेसिस का ये काम करते हैं, ठीक है ना, और साथ में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो हम देखिए सेल बॉडी और साइटोन के बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ग्रेनुलर शेप में, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो ग्रेन्स जैसी स्ट्रक्चर है इनको हम निसिल्स ग्रेनुल कहते हैं। ये जो निसिल्स ग्रेनुल है इनका काम है वो क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम होता है। और चौथा पॉइंट, एनर्जी इनको देने के लिए इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी इसके बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक्सोन आपको नजर आ रहा होगा, देखिए 1 2 3 4। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको अब ये 4 बनाए तो ऐसा मत समझिए 4 ही होते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन ये जो बीच का पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोन बोल रहे हैं। एक्सोन की भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, आपके सिलेबस में भले ही हो सकता है थोड़ी कम मिले, पर आपको तो कंप्लीट पढ़ना है ना। जब तक कंप्लीट पढ़ोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे। अब जैसे यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ये जो था न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला था। ठीक वैसे ही एक्सोन के अंदर भी तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड होता है, एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहा जाएगा भैया, क्या कहा जाएगा, एक्सोप्लाज्म। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है ना, एक्सोप्लाज्म कहेंगे। इसके अंदर एक्सोप्लाज्म हो गया। अब देखिए एक स्ट्रक्चर और होती है इसके अंदर, एक मेम्ब्रेन और होती है, ठीक है ना। तो यहां पे ये एक मेम्ब्रेन और हो गई है, यहां पे एक मेम्ब्रेन और है इसके अंदर, उसके बाद ये बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है। तो ये इसके अंदर देखिए एक और मेम्ब्रेन जिससे ये कवर है एक्सोन, इसको कह रहे हैं हम देखिए एक्सोलेमा। क्या कह रहे हैं इसको हम, एक्सोलेमा कह रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये जो माइलिन सेथ लिखा है फिर ये कहां है, बता रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए, सबर रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। देखिए यहां पे एक्सोन के अंदर क्या है, एक्सोप्लाज्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म, यहां का जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक वैसे ही एक्सोन के अंदर क्या है, एक्सोप्लाज्म है। ये एक मेम्ब्रेन से कवर है जिसको क्या कह रहे हैं, एक्सोलेमा कह रहे हैं। ये क्या है, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या है, एक्सोलेमा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाहर की तरफ एक और कवरिंग है, देख पा रहे हैं आप, बाहर की तरफ ब्लू कलर की आपको एक और कवरिंग। लेकिन ये जो कवरिंग है ना, देखिए यहां से कट है, फिर यहां से भी कट है, फिर यहां से कट है, ये कंटिन्यू नहीं है, ये क्या हो रही है, देखिए लगातार कट हो रही है। देखिए यहां से कट है, ये देखिए कट हो गई, फिर यहां से दोबारा से कट है, फिर यहां से एक और कट मिल गया, फिर यहां से आगे की तरफ एक और कट है। तो ये जुड़ी हुई नहीं है सीधी, लेकिन एक और मेम्ब्रेन है तो सही भाई। एक्सोन की एक मेम्ब्रेन हो गई जिसको तो हमने एक्सोलेमा बोल दिया, एक और जो मेम्ब्रेन इसकी तरफ है लेकिन वो कट है, जगह जगह से कट है, इसको हम बोलते हैं माइलिन सेथ। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा है हमने, माइलिन सेथ, इसको माइलिन सेथ कहा जाता है। तो ये माइलिन सेथ हो गई, बाहर की कवरिंग है ये, ठीक है ना, माइलिन सेथ हो गई। अब ये देखिए कुछ जगह से कटी हुई है, यहां से कटी है, यहां से भी कटी हुई है, यहां से भी कटी हुई है। ये जहां जहां से कटी हुई ना, ये क्या हो गई, नोड्स हो गई, गांठें हो गई। एक गांठ ये हो गई, फिर यहां पे एक और गांठ हो गई, फिर एक और गांठ हो गई। ये क्या हो गई, गांठ जैसी, नोड जैसी स्ट्रक्चर हो गई। इनको कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। इनको क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। देख रहे हैं, देखिए एक ये भी नोड्स ऑफ रेनवियर है, ये भी नोड्स ऑफ रेनवियर है, ये भी नोड ऑफ रेनवियर है। तो ये बेसिकली एक्सोन की स्ट्रक्चर हुई। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक्सोन के अंदर माइलिन सेथ प्रेजेंट हो। कुछ ऐसे सेल भी होते हैं, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जिनके एक्सोन में माइलिन सेथ प्रेजेंट नहीं होती। हाँ ये सभी में मिलेगी। जो एक्सोलेमा है ना, ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक्सोलेमा, ये सभी में मिलेगी। यहां पे इसके अंदर है,
इसके अंदर भी मिलेगी, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक्सोलेमा होगी, ठीक है ना, ये सभी में मिलेगी। पर इसके बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो माइलिन शेथ, ये जरूरी नहीं है कि सभी न्यूरॉन के अंदर एक्सोन में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिनमें ये प्रेजेंट होती है उनको मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर कहा जाता है, मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर। जिनमें ये माइलिन शेथ प्रेजेंट नहीं होती उनको नॉन मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर कहा जाता है। भाई न्यूरॉन है, नर्व सेल है, जिसमें माइलिन शेथ है उसको मॉड्यूलेटेड बोल दो, जिसमें नहीं है उसको नॉन मॉड्यूलेटेड बोल दो। तो इसके बारे में हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, ये एक लंबी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, और ये जो एक्सोन है ये भी सबसे लंबा पार्ट है न्यूरॉन का। और इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले होता है एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद एक्सोन है वो कवर होता है किससे, एक लेयर से, एक मेम्ब्रेन से, जिसको कहा जाता है एक्सोलेमा। इसके बाहर की तरफ एक और कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शेथ कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो माइलिन शेथ है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, बिल्कुल लगातार नहीं होती, कटी होती है बीच में से। तो जहां जहां से ये कटी होती है वहां पे जो पॉइंट होते हैं उनको कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नर्व सेल के अंदर, नर्व फाइबर के अंदर जो माइलिन शेथ है वो प्रेजेंट हो ही। जिसमें प्रेजेंट होती है उसको मॉड्यूलेटेड कहा जाता है, जिसमें प्रेजेंट नहीं होती उसको नॉन मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक्सोन की स्ट्रक्चर थी। देखिए मैं एक्सोन की स्ट्रक्चर को थोड़ा इधर आपको बना के बता देता हूं एक बार। तो यहां पे देखिए ये आपके पास क्या हो गया, एक एक्सोन हो गया, ये आपके पास एक एक्सोन है, ठीक है ना। तो एक्सोन के अंदर क्या भरा हुआ है भाई, यहां पे आपको मैंने बताया अभी अभी एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है ना। एक्सोप्लाज्म यहां पे भरा है, और ये एक जो मेम्ब्रेन है एक्सोन के बाहर की, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोलेमा बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर मैंने बताया आपको एक और मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां पे कुछ इस तरह से एक मेम्ब्रेन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, अलग अलग जगह से कटी हुई है, अलग अलग जगह से कटी हुई है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ये बीच बीच में से कटी हुई है, ये तो क्या हो गई, नोड्स हो गई, इनको नोड्स ऑफ रेनवियर बोल रहे हैं। और ये जो पूरी मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइलिन शेथ बोल रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी न्यूरॉन्स में माइलिन शेथ प्रेजेंट हो, किसी में होती है तो किसी में नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये इसके अंदर भी देखिए, जैसे आप यहाँ पे न्यूक्लियस देख रहे होंगे ना, एक्सोन के अंदर भी एक न्यूक्लियस जैसा आपको कुछ नजर आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं साइवान सेल, ठीक है। सिवान सेल आप बोल सकते हैं, साइवान सेल आप बोल सकते हैं, जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन हो। अब देखिए इसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट आ जाता है, इसको आप बोलेंगे डेंड्रोन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोल सकते हैं। भाई देखिए यहाँ पे लास्ट में आकर के न्यूरॉन है ना वो खत्म हो गया, नर्व सेल की एंडिंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोल सकते हैं, या फिर आप इसको डेंड्रोन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका काम बेसिकली क्या है, ये डायरेक्टली जाकर के मसल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। अब एक न्यूरॉन खत्म हो चुका है, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा। ऐसे ही तो होता है भाई, एक न्यूरॉन यहां से यहां तक आया, फिर दूसरा न्यूरॉन, बीच में थोड़ा सा गैप है, फिर यहां से यहां तक आया, फिर बीच में थोड़ा सा फिर से गैप है, फिर एक और न्यूरॉन, ऐसे पूरे न्यूरॉन ही न्यूरॉन है हमारी बॉडी में। भाई साहब यहां से स्टार्ट होते हैं, चलते 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 यहां से सीधा ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। इतने सारे न्यूरॉन हैं हमारी बॉडी में कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। और ये सारे न्यूरॉन मिलकर के कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, पूरे मैसेज को यहां से लेना, वहां देना, वहां से लेना, फिर ब्रेन को देना, फिर से ब्रेन से ऑर्डर लेना, जाके मसल्स को देना, पूरा काम ये करते हैं। भैया ये अगर नहीं होते ना न्यूरॉन्स, समझ लीजिए ना चल पाते, ना दौड़ पाते, ना खा पाते, ना उठ पाते, ना सो पाते, कुछ नहीं कर पाते, ना ही हार्ट बीट हो पाती, कुछ भी काम नहीं हो पाता। समझ गए ना। तो यहाँ पे बेसिक सी जो स्ट्रक्चर थी इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इसको हमने समझ लिया है। नर्व एंडिंग है, उसका कोई ज्यादा रोल यहाँ पे आपके पास नहीं है, पर जो न्यूरॉन जहां, एक न्यूरॉन जहां खत्म हो रहा है उसके बाद दूसरा न्यूरॉन जहां पे स्टार्ट हो रहा है, यानी दूसरे न्यूरॉन के क्या होंगे, डेंड्राइट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी मान लो यहाँ पे क्या थी, एक एंडिंग थी, फिर ये दूसरा न्यूरॉन की डेंड्राइट हुए, फिर यहाँ पे इसकी एंडिंग है, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट है ना। इस तरह से आगे चलता रहता है। तो इनके बीच में गैप होता है, इसको साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, केमिकल्स कुछ रिलीज होते हैं जिसके थ्रू ये जो सिग्नल्स है वो अगले न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। पर इसको तो हम सिग्नल ट्रांसमिशन में पढ़ने वाले हैं कि भैया न्यूरॉन है वो काम कैसे करता है, सिग्नल ट्रांसमिशन इनके अंदर कैसे होता है, तो इसको तो हम वहां पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे केवल हमने स्ट्रक्चर की बात करी, मैं आपको एक बार से फिर क्विक रिवीजन दे देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट किया। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, आदान प्रदान, यहाँ पे जो थॉट्स का आपका किस तरह से हो रहा है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किस तरह से हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर
इंपॉर्टेंट रोल कौन कर रहा है, वहां पे आपके पास दो तरह से वो हो सकता है, या तो नर्वस सिस्टम के थ्रू हो सकता है या फिर केमिकल सिस्टम के सकता है। जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर न्यूरॉन काम करेगा। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हो, एक तो क्या हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो साइड में नर्व जा रही है उनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो केमिकल है उसके अंदर हार्मोन से होगा, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो एक सेल करती है जिसको आप नर्व सेल बोलते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट सेल है। कुछ न्यूरॉन 1 mm की भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है, और कुछ न्यूरॉन 1 मीटर से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ये साइटोन हो गया, ये एक्सोन हो गया, ये नर्व एंडिंग हो गई। साइटोन के अंदर सबसे पहले डेंड्राइट्स हमने देखे, ये एक सेल बॉडी हो गई इसकी, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये दानेदार जैसी स्ट्रक्चर ग्रेनुलर शेप जिसको आप कह रहे हैं, इसको हमने निसल्स ग्रेनुअल कहा। इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का है। साथ में इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो इसको एनर्जी देते हैं। फिर हम थोड़ा आगे चले, एक्सोन के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। एक्सोन के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हमने एक्सोलेमा कहा। एक्सोलेमा के बाहर की तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है जो कटी होती है जगह जगह से, जिसको हमने माइलिन शेथ कहा। इस माइलिन शेथ के बीच में जो नोड्स हैं जहां से ये कटी हुई है, इसको हमने क्या बोला, नोड्स ऑफ रेनवियर बोला। उसके बाद देखिए यहां पे इस न्यूक्लियस, इस एक्सोन के अंदर भी न्यूक्लियस जैसी एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसको हमने शिवान सेल कहा। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ये लास्ट में नर्व एंडिंग हो गई, जो कि सीधा जाकर के अगले न्यूरॉन के पास अटैच होती है, मसल्स के पास, ठीक है ना, जिसको हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे। यार आप वीडियो देखते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। ज़रूर कमेंट करिए कैसा आपको वीडियो लगा, उससे मुझे पता चलता है, मुझे एक मोटिवेशन रहता है कि कितना मैंने पढ़ाया, बच्चों को कितना समझ आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसके बाद सिग्नल ट्रांसमिशन के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।